हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और बिहार के बिहार विधानसभा के 2025 के रिजल्ट के बाद, परिणाम के बाद जो हमारी एनालिसिस चल रही है, उसी कड़ी में ये नेक्स्ट एनालिसिस होगी। और आज हम लोग बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव स्ट्रेटजी के बारे में, रणनीति के बारे में। और इसके साथ साथ जो एलिगेशंस हैं, जो आरोप है विपक्ष का, कि कैसे भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनावी मशीनरी को प्रभावित करती है और उसी वजह से जो है वो चुनाव जीतती है, जैसा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया है। और निश्चित तौर पर ये आरोप है, और इस आरोप का जवाब हमें लगता है कि सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना चाहिए। तो दोस्तों, पहले पहले पार्ट में हम ये बात करें कि जो आरोप है, और ये आरोप SIR जब शुरू हुआ था, जो नोटिफिकेशन आया था, उसी के बाद से लगने शुरू हो गए थे कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर, भारतीय जनता पार्टी कहने का मतलब यहाँ है केंद्र सरकार, कि किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बिहार में बनाएगी। इसके साथ साथ जिस तरह से जितना पावर, जितना रिसोर्सेज जो सत्ताधारी दल होता है, खास करके जो गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच है, जिसमें 12 सीट जदयू ने लोकसभा में भेजा है, और उसके आप कह सकते हैं कि उसी पर केंद्र की सरकार बहुत हद तक निर्भर है अपना सरकार चलाने के लिए। तो एक एक जो गठबंधन है, और इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी आप उठा करके देखिए। केवल कुछ सतही बातों के आधार पर, कुछ बातों के आधार पर आप केवल नहीं कह सकते कि जदयू और भाजपा ने कैसे इतना सीट जीत लिया। हाँ दोस्तों, 243 सीट में से 101 पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, और इतनी ही सीट पर जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी, जिसमें से 89 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करके सबसे बड़ी पार्टी बनी है। लेकिन मुख्यमंत्री आज भी नीतीश कुमार हैं, उप मुख्यमंत्री भाजपा के 2 हैं, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री हैं, और विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो चीज़ें ये क्लियर होते आई लोकसभा चुनाव से, और बार बार नीतीश कुमार ये कह रहे थे, अब डिकोड करिए उस मैसेज को, जिसमें वो कह रहे थे बार बार कि अब लास्ट टाइम हम NDA में आ गए, अब हमको कहीं नहीं जाना है। ये नरेटिव हमेशा उन्होंने बार बार विधानसभा में भी हमेशा उन्होंने कहा कि अब हमको नहीं जाना है। हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपको? हम शुरू से ही आपको बोलते हैं कि चुनाव का परिणाम केवल एक फैक्टर से डिसाइड नहीं होता। चुनाव के परिणाम में बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं, बहुत सारे कारण मायने रखते हैं, और उस कारण में सबसे बड़ा कारण एक होता है सामाजिक समीकरण का। और इस बात को बार बार लोग डिनाई करने की कोशिश करते हैं, अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? अब देखिए, जो कास्ट सर्वे हुआ 2023-24 के अंदर, वो उस कास्ट सर्वे में सारे जातीय समूहों का एक ब्यौरा आपके सामने आ गया। उस ब्यौरे से ये आसान हो गया कि हमें किसके साथ गठबंधन करना है, ताकि उस सामाजिक समूह का वोट हमारे फेवर में आए। आप जानते हैं बिहार के अंदर कि 1990 से लेकर के 2005 तक की राजनीति में यादव कास्ट का डोमिनेंस रहा है, और इसी यादवीकरण या यादवाइजेशन आप कहें इंग्लिश में, उसी के खिलाफ नीतीश कुमार का इमर्जेंस होता है, समता पार्टी बनती है, बहुत सारी बातें हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। और निश्चित तौर पर बिहार के पॉलिटिक्स में संख्या के हिसाब से या डोमिनेंस के हिसाब से यादव या जाति का डोमिनेंस है। लेकिन 2005 के बाद कोई यादव जाति से CM नहीं बन पाया, जबकि ये सबसे बड़ी जाति समूह है। उससे पहले 1990 से पहले मोस्टली शासन में, कुछ पीरियड को आप छोड़ दीजिए,
70 के डिकेड में जब कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान शास्त्री, दरोगा प्रसाद राय, बीपी मंडल, ये सब लोग सीएम बने, लेकिन कोई भी 5 साल के लिए सीएम नहीं बना था। निश्चित तौर पर 1967 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन मोस्टली इस दौरान अपर कास्ट का डोमिनेंस रहा, चाहे वो राजपूत हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे श्रीवास्तव जी लाला हो, कायस्थ जिसको हम कहते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ये डोमिनेंस वहां चलता रहा। लेकिन बाद के दिनों में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की सरकार और राबड़ी देवी जी की सरकार रही, और जो नरेटिव सेट किया जंगल राज का, हम जंगल राज को जैसा ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं वो हम नहीं मानते, ये बात ध्यान में रखिएगा। जंगल राज उनके लिए क्या था और जंगल राज दूसरों के लिए क्या था, ये भी एक डिबेट है। और 1990 से पहले सामाजिक रूप से पिछड़े दलित लोगों की क्या स्थिति थी बिहार में, यह भी किसी से छुपा नहीं है। यह भी किसी से छुपा नहीं है कि 90 के डिकेड में किस तरह से जातीय नरसंहार हुए, जातीय मिलिशिया बने बिहार में, यह भी किसी से छुपा नहीं है। और 90 के बाद किस तरह से, जिसको जेफर लोट बार बार रेफर करते हैं कि ये साइलेंट रिवॉल्यूशन था, एक मत के माध्यम से लोग जानना शुरू किए कि मत हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, यहीं से पूरे सत्ता ने करवट लेना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो नारा था वो और मजबूत हुआ जब जातीय गणना हुई। लोग ये समझने लगे कि हमारी संख्या इतनी है और हमारी भागीदारी कहाँ है। 1990 का दौर भी उनको याद रहा कि गैर यादव जातियों के साथ हम क्या हुआ। निश्चित तौर पर जो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल है वो ये कहती है कि सामाजिक न्याय का दौर था, ये उनके लिए, समाज में पिछड़े दलितों के लिए मंगल राज का दौर था। लेकिन वही नारा 2025 में चले, ये भी समझने वाली बात है। तो दोस्तों, जो कास्ट सर्वे हुआ और उसमें जो जातियों का जो सर्वे दिया गया, जो ब्यौरा दिया गया, वो और जो 90 का जो फ्रेमिंग है, जंगल राज वर्सेस दूसरा सुशासन, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और जो एनडीए गठबंधन है उसमें 5 पार्टियां हैं, 5 पार्टियों का आप एनालिसिस करिए। उस 5 पार्टियों में एक पार्टी है जो सवर्णों को टारगेट करती है। आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद, और आप कह सकते हैं कि मंडल कमंडल की राजनीति के दौर में भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की सबसे फेवरेट पार्टी बन गई। कांग्रेस कहीं वहां खड़ी नहीं होती है। और कांग्रेस का हमने एनालिसिस किया था ना, 22 सीट उन्होंने सवर्णों को दिया था, लेकिन एक भी सीट उन्होंने नहीं जीता है। आप क्या समझ रहे हैं इससे? इस बात से ये समझिए कि लोग वोट की कीमत समझ रहे हैं। तो वो सवर्ण उनके साथ हैं, तो ये तो सोचिए ही मत कि वो महागठबंधन को वोट करेंगे। लेकिन किस आधार पर महागठबंधन के साथी, खास करके कांग्रेस और ये लोग, सवर्णों को इतना टिकट देते हैं, जबकि वोट उनका आता है आरजेडी से? ये मानिए चाहे मत मानिए, ये फैक्ट है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जिन्होंने अपना कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट किया है इतने दिनों में, जो महिला है, जो ईबीसी है, जो नॉन यादव ओबीसी है। और नॉन यादव ओबीसी में मोस्ट पावरफुल ग्रुप एक कुशवाहा और कुर्मी का आता है, जिसको लौह कुश समीकरण कहते हैं। उसके बाद ईबीसी का आप संख्या देख लीजिए, 36% है। निश्चित तौर पर उसमें से 100 से ऊपर जातियां आती हैं, लेकिन एक ब्लॉक के तौर पर नीतीश कुमार को बहुत बड़ा अपना नेता मानती है, क्योंकि पहली बार उन्होंने ओबीसी में डिवीजन किया। अन्य पिछड़ा वर्ग जो था उसको 2 भागों में बांटा, और उसमें उन्होंने ईबीसी को या अति पिछड़े वर्ग को उन्होंने चिन्हित किया, और उनके लिए खास योजनाएं उन्होंने लाई। उनके नेताओं को, उनके वर्ग के नेताओं को उन्होंने खड़ा किया, उनको स्पेस दिया। शासन प्रशासन के संसाधनों में उनको भागीदारी उन्होंने दिया। और वो 36% में से अगर मान लीजिए 30% भी वोटिंग नीतीश कुमार को या एनडीए को होता है, तो आप समझिए कि कितना बड़ा चंक है। और उधर कंपेयर कर लीजिए, मान लीजिए कि 14% यादव हैं,
14% मतलब माई फॉर्मूला मान लीजिए, तो काउंटर बैलेंस तो आप यहीं हो जा रहे हैं ना। तो 36% ये हो जाते हैं एनडीए के साथ। उसके साथ कुशवाहा कुर्मी ये पिछड़े वर्ग में संख्या के दृष्टि से भी अगर आप देखें तो संख्या के दृष्टि से यादवों के बाद सबसे मजबूत अगर जाति है पिछड़े वर्ग में तो वो है कुशवाहा। नीतीश कुमार हैं कुर्मी, उनकी संख्या कम है लेकिन वो पढ़ा लिखा वर्ग है, जॉब में प्रशासन में बहुत डोमिनेंस है उसका, बिहार के अंदर भी और बाकी जगहों पर भी, बाकी स्टेट्स में भी। कुशवाहा भी खेतिहर जाति है और कहा जाता है कि यादव को अगर चैलेंज करना है तो कुशवाहा को आगे आना पड़ेगा। और आप जदयू का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन उठा के देख लीजिए कि सबसे अधिक टिकट उसे किसने दिया है। तो उसने भाजपा या एनडीए गठबंधन ने एक नीतीश कुमार कुर्मी के बहुत बड़े जातीय अगर वो करे तो मतलब हम ये बांध नहीं रहे कि वो कुर्मी के केवल बड़े लीडर हैं, लेकिन अगर वो हैं चीफ मिनिस्टर या नेता तो उनका कुनबा तो उन्हीं को सपोर्ट करेगा ना। यही तो फॉर्मूला है किया। दूसरी तरफ अब देखिए कि एनडीए गठबंधन ने उप मुख्यमंत्री जो पूर्व के भी थे और अभी भी हैं सम्राट चौधरी को आगे किया। इतने कम समय में उसने भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, विधायक दल का नेता बनाया। और निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी बार बार कहते हैं कि जितना हमको भारतीय जनता पार्टी ने दिया और इतने कम समय में दिया वो कोई नहीं कर सकता। और अल्टीमेटली उप मुख्यमंत्री बनाया जो सरकार का दूसरा नंबर है, विधायक दल के नेता हैं, गृह मंत्री हैं और वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। तो जो भी गैर यादव जातियां थी और जिनकी संख्या मायने रखती है उसको भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने अपने साथ लाने की कोशिश की। तीसरा, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा। उपेंद्र कुशवाहा कितना सीट जीतते हैं नहीं जीतने ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कुशवाहा जाति में, कोयरी जाति में एक राजनीतिक सोच पैदा किया है इसको कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। उन पे बहुत सारे आरोप लग सकते हैं भाई भतीजेवाद, परिवारवाद को बढ़ाने का, लेकिन जो उन्होंने किया है उस मोबिलाइजेशन का आप नतीजा देखिए कि आरएलएम ने भी 4 सीटें जीत ली। चिराग पासवान 19 सीट उन्होंने जीता है। मतलब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी, तो कहने का मतलब कि जो इन्होंने ये सोशल कोलिजन बनाया, ये सोशल कोलिजन मैं शुरू से कह रहा था कि ये एनडीए के फेवर में जा रहा है। और बाकी इनके पास कितना बचा था आप ये भी कंपेयर कर लीजिए। तो जो लगभग 47-48% एनडीए को वोट आया है, निश्चित तौर पर किसी भी सोशल ब्लॉक का पूरा वोट नहीं जाता, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें तो मेजोरिटी वोट जो है लगभग 47-48% वोट एनडीए को आया है। और बाकी इधर देख लीजिए आरजेडी का अपना कोर वोट बैंक है माई, लेकिन माई में भी जो एम है वो अब पूरी तरह से उन्हीं को वोट नहीं करता। माई फॉर्मूला में वाई भी अब पूरी तरह से उनको वोट नहीं करता। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो एक फॉर्मिडेबल अलायंस के तौर पर दिखता है। कांग्रेस का कोई अपना वोट बैंक नहीं है, कुछ पॉकेट को छोड़ दीजिए। और इस बार तो और बड़ा वो हो गया कि 22 सीटों को इन्होंने सवर्णों को दिया था 61 में, और बाकी दूसरे लोगों को, वो 5 लोग जो जीत के आए हैं वो उसमें कोई ना तो सवर्ण है ना तो कोई दलित है। ये अपने आप में जो शुरू से कांग्रेस की राजनीति रही है, कोलिजन ऑफ एक्सट्रीम जिसको पॉल ब्रास कहते हैं, कि 2 विपरीत धुरी को एक जगह ला दीजिए और सत्ता पा लीजिए, जो शुरू से कांग्रेस कर रही थी, दलित और सवर्ण। तो दलितों और सवर्णों को जो टिकट इन्होंने दिया, एक भी सीट उन्होंने नहीं जिताया और नहीं जीत पाए। उल्टे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश कुमार कुटुंबा से, वो भी हार गए। इसमें कंक्रीट वोट अगर हम कहें तो आरजेडी का था और लेफ्ट पार्टियों का था, जिनका कैडर वोट होता है।
उन्होंने वोट ट्रांसफर कराया। और जब ये हम लोग कहते हैं तो कांग्रेसियों को बड़ा खराब लगता है कि अगर ये 61 सीट कांग्रेस को ना दे करके कुछ सीटें अगर वामपंथियों को लेफ्टिस्ट को देते, लेफ्ट को देते, तो शायद ये मार्जिन अधिक होता। विकासशील इंसान पार्टी कुछ नहीं कर पाए। आईपी गुप्ता 1 सीट ले आए और इनसे भी बढ़िया असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कर दिया, 5 सीट उन्होंने जीत लिया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो सोशल इक्वेशन था, ये सोशल इक्वेशन पर हम विचार नहीं करते। इस सोशल इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल है along with the policies and plans of the नीतीश कुमार। तो इस सोशल इक्वेशन को ध्यान में ही रख करके आप शुरू से नीतीश कुमार के राजनीति को उठा करके देखिए तो उसमें साफ साफ आपको पता चलता है कि एक तरफ सोशल इक्वेशन इनका होता है और एक तरफ उसी के लाइन पर जो पूरी प्लानिंग होती है, स्कीमिंग होती है, जो भी पॉलिसीज बनती है उस लाइन पर बनती है, उसको टारगेट करके बनती है। एंड अब सोचिए कि जाति आधार पर अगर हम बात करते तो नीतीश कुमार तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते ना, लेकिन उन्होंने विचारधारा, संगठन, सरकार की नीतियों का जो एक मतलब कोऑर्डिनेशन जो उन्होंने बनाया और जिस तरह से उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट की, इस पर विचार करने की जरूरत है। ये एक पक्ष है, बहुत सारे फैक्टर्स में ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि जो सत्ताधारी दल था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या एनडीए गठबंधन के इनके साथियों की बात करें, इन लोगों में एक जबरदस्त कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। अब ये खबर सच है कि झूठ है हम नहीं जानते, लेकिन ये खबर चली कि जो भारत के गृह मंत्री हैं, सरकार में जो गृह मंत्री हैं भारत के, उन्होंने अपना डेरा डंडा वहीं पे डाल रखा था। और निश्चित तौर पर चुनाव है तो कोई भी भाई इसको सीरियस लेगा, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लेती है इस चीज को सीरियस, इसमें दो राय नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक कोऑर्डिनेशन, अगर किसी दूसरे पार्टी का भी नेता नाराज है, उसको भी अपने पास बुला करके उसकी शंका को, उसके नाराजगी को दूर करना, एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, इन सारी पार्टियों का कार्यकर्ता सम्मेलन इन लोगों ने जबरदस्त तरीके से कराया। और ये कोऑर्डिनेशन आपके महागठबंधन में बिल्कुल ही नहीं दिखा, बिल्कुल ही नहीं दिखा। बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव कुछ सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित करना चाहिए था। हमें नहीं ये लगता कि सीएम कैंडिडेट घोषित कर देने से ये मैंडेट नहीं आया। हमें ये लगता है कि जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, जो जोश और जज्बा एनडीए के नेताओं ने दिखाया प्रचार में और प्रसार में, उस तरह का भारतीय कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिखाया। एक व्यक्ति केवल था जो दिन रात एक किए हुए था, वो थे तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके साथ में मुकेश सहनी। लेकिन जिस तरह का कोऑर्डिनेशन एनडीए में देखने को मिला, वो कोऑर्डिनेशन आपके यहाँ नहीं था। आप इस बात को मानिए चाहे नहीं मानिए, वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से एनडीए ने चुनाव जीता और इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे बड़ी पार्टी और केंद्र में सरकार होने के नाते बहुत बड़ा योगदान उसने निभाया एक कोऑर्डिनेटर के तौर पर। बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों से ये खबर आती थी कि यहाँ का कैंडिडेट नाराज हो गया, अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ लड़ गया। उसको बुला करके पार्टी ऑफिस में उसके नाराजगी को दूर करना, उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करना, उसको समझाने की कोशिश करना, ये कहाँ पर चैनल था जो महागठबंधन में मौजूद था। निश्चित तौर पर इसके अलावे आप बहुत सारी चीज़ों को कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतने पैसे हैं, निश्चित तौर पर उसका खेल हुआ है। अगर आप भी सत्ता में होते तो आप भी इस्तेमाल करते। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो भी इसका इस्तेमाल करी है। लेकिन हमको इन सब चीज़ों के अलावे, आप एसआईआर का उदाहरण ले लीजिए, आप इलेक्शन कमीशन को मैनेज करने का उदाहरण ले लीजिए, निश्चित तौर पर इस पर सवाल उठता है और इस पर सवाल उठाना भी चाहिए। कोर्ट में मामला भी चल रहा है, लेकिन ये जनता की अदालत में इस बात का फैसला किया जाना चाहिए कि चुनाव आयोग फेयर है कि नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद आप केवल ये ठिकरा नहीं फोड़ सकते कि ईवीएम और चुनाव आयोग के मिली भगत से
फिर से नीतीश कुमार सत्ता में आ गए या फिर से एनडीए सत्ता में आ गई। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेटजी होता है चुनाव लड़ने का, आप इसके विचारधारा को क्रिटिसाइज कीजिए, इसके लीडरशिप को क्रिटिसाइज करिए, लेकिन जिस तरह से चुनाव को ये सीरियसली लेते हैं बाकी कोई पार्टी या गठबंधन, खास करके जब हम बिहार की बात कर रहे हैं तो महागठबंधन ने इसको उस रूप में सीरियसली नहीं लिया जिस रूप में ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से चुनाव को लड़ रहे थे। इसके साथ साथ निश्चित तौर पर बाकी चीजें भी थी। अगर बाकी चीजें इतनी ही मजबूत थी तो जनता दल यूनाइटेड, अब सोचिए कि 43 सीट से 85 सीट पर नहीं आ जाती। अगर ऐसा ही होता, ईवीएम की ही वो होती, तो क्यों नहीं भाजपा जदयू से ज़्यादा सीट जीत जाती। वो अकेले ही 100 पार कर लेती, वो अकेले ही आप कहिए कि 122 ला लेती। ऐसा तो नहीं हुआ ना, कैसे आप कहिएगा। पिछली बार तो ये भी आरोप लगे थे ना कि भारतीय जनता पार्टी के हनुमान ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी से जदयू को रसातल में पहुंचाया। इस बार भी कर सकती थी। अगर उसको डायरेक्ट सीएम बनाना होता तो नीतीश कुमार को किसी 10-20 सीटों पर ही सिमट देती, पूरा काउंटिंग ही हाईजैक कर लेती। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना। विपक्ष के भी लोग जीते हैं ना, 35 सीट महागठबंधन ने जीता है, वो भी नहीं जीतने देती। तो इसमें कितना दम है, इस बात को भी वो करना होगा। अगर भाई मान लीजिए कि सारी मशीनरी है उसके ही हाथ में थी तो सीधे 122 सीट जीत जाती भारतीय जनता पार्टी और अपना सीएम बना लेती। तो क्या वो सीएम बनाने में शर्मा रही है क्या? ऐसा नहीं है ना। तो जो ये विपक्ष की स्ट्रेटजी है कि वोट चोरी हुई है, वोट चोरी की वजह से ऐसा हुआ है और यही केवल एक फैक्टर है जिसके माध्यम से उनको हरवा दिया गया। निश्चित तौर पर कुछ सीटों पर हम मान सकते हैं जहां पर बहुत कम डिफरेंस है, जैसे डुमरांव एक सीट था, वहां 2000 डिफरेंस है। जो संदेश का सीट है वहां पर मात्र 27 है। अज्ञाओं का सीट है वहां पर अराउंड 97 है। ऐसे मतलब कुछ सीटों का आप मान करके चल सकते हैं, लेकिन पूरे मैंडेट को ये कह दें कि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया, ये थोड़ा तार्किक नहीं है। थोड़ा क्या, तार्किक नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा होता तो 243 में से 122 सीट जीत लेती, नीतीश कुमार को इसी इलेक्शन के रिजल्ट से ही फिनिश कर देती। ऐसा हुआ क्या? अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी विरोधी या नीतीश कुमार के नेतृत्व का या उनको खत्म करना चाहती है तो ये तो बहुत अच्छा मौका था ना कि इनको जो 43-45 सीट था उससे सीमा डाउन करके 20 पर कर देती, अपना सीएम बना लेती। ऐसा तो नहीं हुआ। तो केवल ये एलिगेशन लगाना और यही जस्टिफाई करना कि केवल इसी वजह से ऐसा हुआ है, ये मानने योग्य नहीं है, ये तार्किक नहीं है, ये किसी ऑब्जेक्टिविटी पर आधारित नहीं है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता के पार्टी के पास एक चुनावी मशीन है, इलेक्टोरल मशीन है। वो जिस तरीके के कोऑर्डिनेटेड वे में चलते हैं, जितना पैसा खर्च करते हैं, जिस तरह से उनका कॉरपोरेट सपोर्ट है, निश्चित तौर पर उस पर आप सवाल उठा सकते हैं और कह सकते हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं है। वो एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं बहस का मुद्दा है, लेकिन केवल ईवीएम को टारगेट करके ये कह देना सही नहीं है। तो दोस्तों, हमने कोशिश किया एनालाइज करने का कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन ने क्यों सत्ता पाई, क्यों उन्होंने सत्ता में वापसी की, कैसे सीटों को उन्होंने जीता, जिस कैलकुलेटेड वे में उन्होंने गठबंधन किया, जिस कैलकुलेटेड वे में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिस तरह का कोऑर्डिनेशन उन्होंने स्थापित किया, ऊपर से नीचे तक कोऑर्डिनेटेड वे में सारी चीज़ें चल रही थीं, किस तरह से मीडिया में अपना डिफेंस इन्होंने किया। इतने एलिगेशन के बाद पीकेके और बाकी महागठबंधन के नेताओं के सम्राट चौधरी ने पार्टी से लेकर के संगठन तक और अपने आप को क्लियर कट डिफेंड किया, और उसके आधार पर आप देखते हैं
और सभी लोगों को एक संतुलित वे में, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से कोऑर्डिनेशन उन्होंने स्थापित किया, और आप महागठबंधन में उसके कंपैरिजन में देख लीजिए तो साफ साफ आपको अंतर समझ में आएगा। और हमें लगता है निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि ईवीएम का रोल है, एसआईआर का रोल है, पैसे का रोल है, निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, जनता को कन्विंस कर सकते हैं। आपको अल्टीमेटली जनता को ही कन्विंस करना है कि ऐसे हुआ था इसलिए हम सत्ता में नहीं आए, लेकिन सत्ता में तो बदलाव हो चुका है। और जो हम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही होता, सब कुछ इसी तरह से हो गया होता कि इलेक्शन कमीशन ही मैनेज हो गया है, तब तो भारतीय जनता पार्टी का आज चीफ मिनिस्टर होता। और वो भी आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार ने ज़्यादा सीट जीता, मार्जिन जीता कि भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के पास तो पहले से भी इतने अधिक सीट थे। सबसे ज़्यादा तो छलांग किसने मारा है? जदयू ने मारा, 43 से 85 सीट पर वो आ गए। और उधर तो 10-11, यही ना। तो अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी चाहती तो भाई 76 सीटों से वो सीधे 122 पर आ जाती। तो क्या ये तार्किक आपको लगता है? तो दोस्तों, हमने कोशिश किया बहुत सारे चीज़ों को एनालाइज करने का। बहुत कम्प्लेक्स चीज़ होती हैं इलेक्शन का रिजल्ट एनालाइज करना, बट आई हैव just try to analyze and try to understand the outcome of Bihar's Assembly election 2025। तो इसी के साथ हमें आप इजाज़त दें कि हम अपनी बात को समाप्त करें, और आने वाले वीडियो में कम्युनिस्टों के ऊपर, कम्युनिस्ट पार्टियों के ऊपर कि उनकी क्या रणनीति रहती है, क्यों वो फेल होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद दोस्तों।